Hello everyone. I welcome you all to India's largest learning platform, an academy. Here we aim to crack MPPSC and व्यापम। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे 3 YouTube चैनल्स के बारे में बता देती हूँ जहाँ पर MPPSC और व्यापम के लिए क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। ये 3 चैनल्स हैं लेट्स क्रैक MP एग्जाम्स, अभियान और MP 360। सिमिलरली हमारे 3 टेलीग्राम चैनल्स भी हैं जहाँ पर इन क्लासेस का कंटेंट शेयर किया जाता है। ये चैनल्स हैं लेट्स क्रैक MP एग्जाम्स, अभियान और MP 360। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल्स ज्वाइन नहीं करे हैं तो आप इनको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आपको सारा कंटेंट PDF फॉर्मेट में अवेलेबल भी मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में ब्रीफ करना चाहती हूँ। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स बताना चाहती हूँ। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लासेस ले सकते हैं, यानी कि आप क्लास के चलते हुए ही एजुकेटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशंस में एंगेज हो सकते हैं। साथ ही में इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको कोर्स मिलता है जो एग्जैक्टली आपके सिलेबस के हिसाब से स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है। जो स्टूडेंट्स डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनके बैचेस भी हर एग्जाम के लिए डिफरेंट रखे जाते हैं और सिलेबस कवर करवाने के साथ साथ आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखवाए जाते हैं और ये सेशंस भी लाइव होते हैं, यानी कि यहाँ पर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पुटअप करने हैं आप कर सकते हो। साथ ही में आपके पास फीचर्स अवेलेबल रहते हैं सच एज पोलिंग, कमेंट्स एंड क्विज, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। आपको सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक बार ही लेना है और आपकी कैटेगरी के जितने भी एजुकेटर्स हैं और उनके जितने भी कोर्सेज हैं आपका सब पर अनलिमिटेड एक्सेस आ जाता है। साथ ही में आप उनके वीडियोस और PDF नोट्स को भी डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। आप देख सकते हैं किस तरह प्लस सब्सक्रिप्शन में सारे बेनिफिट्स इन्वॉल्व है और एक तरह से आपके पूरे कोर्स कंटेंट पर ध्यान दिया जाता है अलॉन्ग विद योर प्रैक्टिस मटेरियल, योर PDF नोट्स एंड डाउट्स क्लियरिंग सेशंस। पर फ्री क्लासेस में ये सारी चीजें काफी लिमिटेड एक्सटेंट तक अवेलेबल रहती हैं, इसीलिए इट इज हाईली एडवाइजेबल कि आप लोग जरूर इस सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं, ये आपकी प्रेपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे बैचेस के बारे में ब्रीफ करूंगी जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर करंटली रन हो रहे हैं और ये फ्री बैचेस हैं, यानी कि इसमें आप लोग सब अटेंड कर सकते हैं इन क्लासेस को, इन टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है MPPSC प्रीलिम्स 2020, यानी कि MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए रिवीजन कैंप रन हो रहा है जो 20 मार्च तक कंटिन्यू होगा। इस कैंप में आपको रोज फ्री स्पेशल क्लासेस मिल रही हैं जहां पर पूरी थ्योरी, MCQs और फुल लेंथ एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। इसका शेड्यूल यहाँ पर अटैच्ड है, आप देख सकते हैं डे और टाइमिंग्स के हिसाब से और सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से आप इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। साथ ही में अनअकैडमी डेली MP GK की भी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है MPPSC प्रीलिम्स के लिए, जिसमें आपको टेस्ट के साथ टेस्ट एनालिसिस भी प्रोवाइड करे जाते हैं और डेली प्राइजेस भी मिलते हैं टॉप 3 रैंक होल्डर्स को, जिसमें फर्स्ट रैंक होल्डर को अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन मिलती है 1 मंथ के लिए, बाकी दोनों को Amazon के गिफ्ट वाउचर्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज MPPSC प्रीलिम्स फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी कि MPPSC प्रीलिम्स का फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो रहा है। इनके डेट्स और टाइमिंग्स भी यहाँ पर मेंशन है, यहाँ से आप फॉलो करके इन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट फ्री है आप सब लोगों के लिए, ओपन फॉर एवरीबॉडी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट बैच। नेक्स्ट बैच है 8 मंथ का फाउंडेशन बैच, जहां पर MPPSC प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा आंसर राइटिंग स्किल्स के साथ। इस बैच की स्टार्टिंग डेट है 16 मार्च 2021 और ये लिस्ट ऑफ टॉप एजुकेटर्स हैं जो इस बैच में क्लासेस लेंगे। ये आपको पूरा कोर्स तो कवर करवाएंगे, साथ में आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस और PDF नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इस बैच में इनरोल करवाने के लिए आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। इन बैचेस के साथ मैंने 2 और लिस्ट यहाँ पर अटैच करे हैं जहां पर फरवरी के सारे बैचेस की लिस्ट है जो करंटली अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं और साथ ही में ये वो बैचेस हैं जो मार्च में स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें काफी ऐसे बैचेस हैं जो अभी स्टार्ट होंगे। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप जरूर इन बैचेस में अपने आप को इनरोल करवाएं, यह आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में ब्रीफ कर देती हूँ जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर न्यू है, जैसे कि लाइव क्विज। तो इस तरह से आपके मोबाइल फोन्स पर अनअकैडमी की ऐप दिखेगी। यहाँ पर आप टेस्ट आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ज्वाइन क्विज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने से आप लाइव क्विज का एक पार्ट बन जाएंगे। साथ ही में अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो उसी तरह से आप टेस्ट आइकन पर क्लिक करेंगे और आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल रहेगा। यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर सकते प्रैक्टिस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन।
साथ ही में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फोर्टनाइटली करंट अफेयर मैगजीन्स भी अब अवेलेबल रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि प्लस सब्सक्रिप्शन में कितने सारे बेनिफिट्स हैं। सिर्फ आपका सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, पर उसके साथ आपको कितने सारे फीचर्स और बेनिफिट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। इसलिए इट इज हाईली एडवाइजेबल फॉर यू टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन 1 मंथ से लेकर 24 मंथ्स तक के लिए अवेलेबल होती है। पर अगर हम इसके चार्जेस को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के प्लान में पर मंथ चार्जेस सबसे कम होते हैं। फॉर 12 मंथ पर मंथ चार्जेस रहते हैं 733 और 24 मंथ्स के प्लान में ये अमाउंट होता है 533। इस अमाउंट को आप और कम कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड यूज करके, जो कि है सोनल10। इसको यूज करने से आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर। तो आपके 12 मंथ्स के प्लान की पर मंथ पेमेंट 660 हो जाएगी और 24 मंथ्स के प्लान में पर मंथ पेमेंट से 480 रुपीज हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी ये सब्सक्रिप्शन लें आप 12 मंथ्स या 24 मंथ्स के लिए, बिकॉज यहाँ पर मंथ पेमेंट सबसे कम है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके मोबाइल पर बैच की नोटिफिकेशन आएगी। इनरोल बटन पर क्लिक करने से इस तरह आपके पास पूरा शेड्यूल आ जाएगा, जहां पर डेट, टाइम एंड टॉपिक वाइज सारी क्लासेस डिस्प्ले होंगी। इस क्लास पर क्लिक करने से आप पीडीएफ नोट्स को व्यू कर सकते हैं और डाउनलोड भी। साथ ही में अनअकैडमी के लाइव क्लासेस में जब एजुकेटर्स पोल कंडक्ट करेंगे, तो ऐसे आप 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर चूज करके आंसर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है आप इस क्वेश्चन मार्क पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप टाइप करके एजुकेटर को सेंड कर सकते हैं। साथ ही में आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस भी यहाँ पर प्रोवाइड करे जाएंगे और वीकली एंड मेगा क्विजेस की नोटिफिकेशन भी आपको इस फॉर्म में मिलेगी आपके मोबाइल फोन्स पर। सो ये सारे वो बेनिफिट्स थे जो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर है। ये सारे ही आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल है। अब मैं अपने बारे में आप सबको बता देती हूँ। मेरा नाम है सोनल नैयर। मैंने बीकॉम ऑनर्स करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जिसके बाद मैंने एमकॉम करा है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में। मेरे पास 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक नेट क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। यहाँ पर मैं क्लास लूंगी इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट के लिए, जो एमपीपीएससी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एक्सक्यूज मी। सो आज का हमारा टॉपिक है साख। साख को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये है क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन या ये एसोसिएशन बेसिकली करता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इनके एम्स क्या हैं और ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जो इस एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। काफी कॉम्पैक्ट रखे हैं मैंने नोट्स इस क्लास में, जिससे कि आप सब लोगों के लिए इस टॉपिक को कवर करना इजी हो जाए। सो जब हम यहाँ पर इसे स्टार्ट करेंगे बाय द टर्म साक, हम यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो साक स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यानी कि इसके नाम से हमें पता लगता है कि ये एक साउथ एशियन एसोसिएशन है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज यहाँ पर फोकस करा जा रहा है रीजनल कोऑपरेशन पर। साथ ही में हम यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हैं, इट इज अ रीजनल, और वी कैन से इट इज अ रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज साफ के काफी सारे कंट्री मेंबर्स हैं और वो सारे कंट्रीज एक साथ आकर रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट कर रहे हैं, एक साथ आकर काम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यहाँ पर उन सारे मेंबर कंट्रीज की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और यहाँ पर आकर वो एक कॉमन इंटरेस्ट, एक कॉमन पर्पस सर्व करते हैं और अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर वर्ड मेंशन करा है इंटर गवर्नमेंटल। इसी के साथ हम ये भी लिख सकते हैं इसमें, it is a regional intergovernmental organization and geopolitical union of states in South Asia। यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज
यहाँ पर एक साथ आती है, एक एसोसिएशन फॉर्म करती है, इसीलिए यहाँ पर वर्ड मेंशन करा है जियो पॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स, बिकॉज ये साउथ एशिया पार्ट के अलग अलग एरियाज में लोकेटेड है और ये सारे यहाँ पर एक साथ आकर इस एसोसिएशन का पार्ट बन रहे हैं, इसलिए हम इसको दो नाम दे सकते हैं, फर्स्ट रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड जियो पॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स। और यहाँ पर नाम में मेंशन है साउथ एशियन, तो इसलिए यहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज की बात हो रही है। फर्दर यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि सार्क को एक्चुअल में इंट्रोड्यूस कब किया था। सो इट वाज फाउंडेड इन 1985। जब भी हम ऐसे एसोसिएशंस के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उनके लॉन्च डेट या उनकी एस्टैब्लिशमेंट डेट, साथ में उनका मीनिंग या फिर यहाँ पर जैसे सार्क का फुल फॉर्म है, ये सब चीजें आपको जरूर आनी चाहिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल है। आगे हम देखेंगे सार्क के मेंबर कंट्रीज क्या है, सार्क के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने सार्क का मीनिंग पढ़ा और साथ ही में इट वाज फाउंडेड इन 1985। अब यहाँ पर अगर हम सार्क के एम की बात करें, अब अगर हम यहाँ पर सार्क के एम की बात करें तो हम अगर उसको बहुत सिंपली स्टेट करें, हम कह सकते हैं फर्स्ट एम है इकोनॉमिक ग्रोथ। और यहाँ पर किसके इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, यहाँ पर सार्क के मेंबर कंट्रीज के इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। साथ में सेकंड एम है सोशल प्रोग्रेस और थर्ड है कल्चरल डेवलपमेंट। यानी कि यहाँ पर एक ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है। ग्रोथ दैट इज हायर लेवल्स ऑफ जीडीपी या फिर हायर लेवल्स ऑफ इनकम, इस पर तो फोकस किया जा रहा है, साथ में सोशल आउटलुक पर और उसके साथ कल्चरल डेवलपमेंट को भी फोकस में रखा जा रहा है। यानी कि सार्क के ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ब्रॉड एम्स हैं जो यहाँ पर कवर होते हैं। बट अगेन यहाँ पर मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ ये साउथ एशियन एसोसिएशन है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये सारे एम्स या फिर इनका ये जो एरिया ऑफ वर्क है ये हमेशा कन्फाइंड रहेगा विद इन साउथ एशियन रीजन। ये साउथ एशियन रीजन में ही कन्फाइंड रहेगा हमेशा। क्लियर? सो आई होप आपको सार्क का मीनिंग और उनका फाउंड मतलब उनके जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो और उनके एम समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब मैं आगे आपको इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती हूँ। सार्क के जो हेडक्वार्टर्स है ये भी आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। सार्क के हेडक्वार्टर्स है काठमांडू में, जो लोकेटेड है नेपाल में। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, अगेन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो इट सेज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दैट इज सार्क was established with signing of the SAARC Charter in Dhaka on 8 December 1985। यानी कि यहाँ पर उन्होंने एग्जैक्ट डेट के साथ भी आपको बताया है कि सार्क की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट सेज द आइडिया ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया was first raised in November 1980। यानी कि यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले ये जो रीजनल कोऑपरेशन का आइडिया था वो एक्चुअल में 1980 में आया था एंड उसके बाद 1981 में काफी सारे कंसल्टेशंस के बाद फर्स्ट टाइम एक मीटिंग हुई थी कोलंबो में, जहां पर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये सारे 7 फाउंडिंग कंट्री सबसे पहली बारी मिले थे कोलंबो में इन अप्रैल 1981। यानी कि हम कह सकते हैं ये टर्म या फिर ये आइडिया सबसे पहले 1980 में आया और फिर जो 7 फाउंडिंग कंट्रीज हैं सार्क के, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये 7 फाउंडिंग कंट्रीज हैं और ये आपको पता होना इसलिए जरूरी है बिकॉज आगे इसमें कुछ एडिशन भी हुआ है। 7 फाउंडिंग कंट्रीज है, इनकी फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी कोलंबो में इन द ईयर 1981 और जब हम सार्क के एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं तो वो होता है ईयर 1985। क्लियर? सो यहाँ पर क्योंकि ये एक ऑर्डर अवेलेबल था इसलिए मैंने भी इस चीज को यहाँ पर मेंशन करा है कि एक्चुअल में ये आइडिया कब आया। फाइन।
सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मेंबर्स ऑफ सार्क मेंशन करे हुए हैं। ये मेंबर्स हैं अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 मेंबर्स मेंशन है। ऐसा इसलिए है बिकॉज अफगानिस्तान 8th मेंबर है सार्क का, और ये 8th मेंबर बने थे सार्क के इन अप्रैल 2007। इसलिए मैंने आपको कहा था जब हम फाउंडिंग कंट्रीज या फाउंडिंग मेंबर्स की बात करते हैं तो वहां पर इन 7 कंट्रीज का नाम आता है, बिकॉज अफगानिस्तान एक एड ऑन था, एक 8th मेंबर था जो अप्रैल 2007 में सार्क का एक मेंबर बना था। क्लियर? सो अगर मेंबर्स वर्ड यूज होगा आप इन 8 के 8 कंट्रीज के नाम मेंशन कर सकते हैं, बट अगर फाउंडिंग मेंबर्स कहा जाएगा तो उसमें अफगानिस्तान मेंशन नहीं होगा बिकॉज ये सार्क का मेंबर बना है इन 2007। अब हम आगे चल के देखते हैं। आगे लिखा गया है कि सार्क के ऐसे कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, यानी कि ऐसे कौन सी मेन चीज है जिससे सार्क एक्चुअल में रन होता है। यहाँ पर 2 चीजें मेंशन करी है। फर्स्ट इज मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, यानी कि जितने भी हेड्स हैं इन कंट्रीज के उनकी मीटिंग होना सबसे पहले, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर मेंशन भी करा है कि यूजुअली ये मीटिंग एक एनुअल बेसिस पर होती है, यानी कि एक साल में एक बार ये मीटिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट सेज स्टैंडिंग कमिटी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज, यानी कि ये जो कमिटी है इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि ये स्टैंडिंग कमिटी एक्चुअल में है क्या। सो इसके लिए हम कह सकते हैं रिपोर्ट्स टू द काउंसिल, यानी कि ये स्टैंडिंग कमिटी काउंसिल को रिपोर्ट करती है। कौन से काउंसिल को? तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिपोर्ट करती है ऑन रेगुलर मैटर्स and asks for specific decision on policy matters from the council if needed, यानी कि स्टैंडिंग कमिटी का मेन जॉब है, मेन इनका रोल है कि इनको सारे रेगुलर मैटर्स के लिए रिपोर्ट करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। पर अगर इनको कुछ डिसीजन भी लेना है किसी स्पेसिफिक एरिया को लेकर तो वो उसके लिए भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अप्रोच करके उनके सजेशंस ले सकते हैं, यानी कि जरूरत पड़ने पर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से भी पूछ सकते हैं कुछ स्पेसिफिक डिसीजंस के बारे में। तो एक तरह से ये कमिटी वो कमिटी है जो सारे रेगुलर यानी कि रूटीन मैटर्स को ओवरव्यू करेंगे, मॉनिटर करेंगे सारी कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में। So it says the committee provides overall monitoring and coordination, determines priorities, mobilizes resources, approves projects and financing, यानी कि ये इनके डेली नेचर का काम है जो इनको करना होता है। इनको अलग अलग मेंबर कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन भी रखना है, प्रायोरिटीज भी सेट करने होते हैं डिसीजंस लेते समय, साथ ही में रिसोर्सेस कहाँ से अरेंज होंगे, कहाँ से रिसोर्सेस को रेज करना है, कहाँ से फंडिंग आएगी, वो भी स्टैंडिंग कमेटी देखती है। और साथ ही में अगर कुछ प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करना है या फाइनेंस करना है तो वो डिसीजन भी इस स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू लिया जाता है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सार्क। तो आपको ये पता होना जरूरी है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट सेज रोल ऑफ सार्क। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे रोल ऑफ सार्क, और हम इसमें देखेंगे इसको डिवाइड करा गया है 3 डिफरेंट पार्ट्स में। सो इसमें से फर्स्ट है कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सार्क एक्टिविटीज, यानी कि सार्क के रोल में फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज के बीच में एक्टिविटीज हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करना है और मॉनिटर करना है। साथ ही में सर्विस द मीटिंग्स ऑफ द एसोसिएशन, यानी कि इसकी मीटिंग्स कंडक्ट करवाना भी सार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ ही में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच में एक कम्युनिकेशन का रोल प्ले भी करना होगा सार्क को। तो ये है इनका थर्ड रोल। इट सेज सर्व्स एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन
बिटवीन सार्क एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि आपको सार्क के मेंबर्स और बाकी कंट्रीज के बीच में कम्युनिकेशन की तरह भी एक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ सार्क। अब हमें देखना है कि सार्क में एक्चुअल में क्या कॉम्पोजिशन है, क्या क्या लोग होते हैं यहाँ पर, या फिर किस तरह के पोस्ट होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट सेज देयर इज वन सेक्रेटरी जनरल। सेकेंड पॉइंट में कहा जा रहा है देयर आर 7 डायरेक्टर्स, एंड थर्ड पॉइंट में मेंशन करा है दैट देयर इज जनरल सर्विस स्टाफ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताती हूँ सेक्रेटरी जनरल के बारे में। इनको अपॉइंट कौन करता है? They are appointed by the council of ministers. इनको council of ministers ही appoint करते हैं, and इनको appoint करा जाता है on the basis of the principle of rotation, यानी कि एक रोटेटिंग मैनर में इनको अपॉइंट करा जाता है एज सेक्रेटरी जनरल। और साथ ही में यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि इनको अपॉइंट करा जाता है फॉर अ नॉन रिन्यूएबल टेन्योर, यानी कि इस टेन्योर को, इस पीरियड को, टेन्योर यानी कि टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, रिन्यू भी नहीं करवा सकते हैं, और ये टाइम पीरियड होता है 3 years का। ठीक है? सो जब भी सेक्रेटरी जनरल की बात होगी आपको पता होना चाहिए इनको अपॉइंट किया जाता है बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनको जिस बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है वो है प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन, और साथ ही में इनकी अपॉइंटमेंट होती है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, और इस पीरियड को एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर 7 डायरेक्टर्स हैं और जनरल सर्विस स्टाफ भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है सार्क स्पेशलाइज्ड बॉडीज, यानी कि अब हम देखेंगे कि सार्क में ऐसे कौन से अलग अलग बॉडीज हैं जो ऑपरेट हो रहे हैं, या अलग अलग बॉडीज हैं जो फंक्शन कर रहे हैं, और अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है सार्क डेवलपमेंट फंड, SDF। सो अब मैं थोड़ा सा आपको पहले ब्रीफ देती हूँ कि SDF एक्चुअल में है क्या। सो इट सेज ये जो SDF है इसको गवर्न किया जाता है एक बोर्ड के थ्रू, तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे गवर्न्ड बाय अ बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि इस बोर्ड में रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स कहां से आएंगे? फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये कौन से कंट्री के मेंबर्स हैं तो आप यहां पर मेंशन करेंगे ये मेंबर कंट्रीज के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आएंगे। क्लियर? यानी कि यहां पर हमने देखा है 8 मेंबर कंट्रीज है सार्क के, तो ये जो 8 मेंबर कंट्रीज हैं इन सारे मेंबर कंट्रीज के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाएंगे, और ये गवर्न करेंगे सार्क डेवलपमेंट फंड को, SDF को। ठीक है? आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। अब हम चलते हैं आगे। यहां पर यह भी कहा जाता है कि ये जो गवर्निंग काउंसिल है, द गवर्निंग काउंसिल ऑफ SDF, यानी कि SDF का जो गवर्निंग काउंसिल है वो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं मेंबर स्टेट्स के। साथ ही में यहाँ पर मेंशन करा जाता है कि ये सारे फंक्शंस को भी दे ओवरसी द फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, यानी कि इस बोर्ड के फंक्शंस और साथ में SDF की मैनेजमेंट दोनों ही इस गवर्निंग काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिप्रेजेंटेटिव्स चूज किए जाते हैं मेंबर कंट्रीज के थ्रू अपने रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। सो एक बारी मैं आपको शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ, 8 मेंबर कंट्रीज हैं। इन मेंबर कंट्रीज में हर एक कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा, वहां से रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाएंगे, और जिनको मिलाकर हम कहेंगे कि वो है गवर्निंग काउंसिल, और वो गवर्न करेंगे SDF को। सो वो SDF को भी गवर्न करेंगे, और साथ ही में जो बोर्ड है, जो गवर्निंग काउंसिल है, उसके फंक्शंस को देखना भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी।
क्लियर? तो अभी तो हमें ये समझ आ गया कि एसडीएफ एक्चुअल में किस तरह से गवर्न किया जाता है, कौन यहाँ पर हेड होता है, कौन इनके सारे फंक्शंस को ओवरसी करता है। बट अब हम देखेंगे कि एसडीएफ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट मेंशन है, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज फंडिंग of project-based collaboration in social sectors such as poverty alleviation, development, etc. यानी कि SDF से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की फंडिंग हो सकती है। SDF के फंड से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की फंडिंग हो सकती है। बट ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका एम होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं इनका टारगेट होना चाहिए सोशल सेक्टर। यानी कि यहां पर एम होना चाहिए ऑन फैक्टर्स लाइक रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी या फिर हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट। यहीं पर आप हेल्थ केयर को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब एड ऑन कर सकते हैं इनके वन ऑफ द टारगेट्स में, बिकॉज वो भी सोशल सेक्टर का भी एक पार्ट होता है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एसडीएफ के जो एम है और एसडीएफ के जो फंक्शनिंग है, जो गवर्निंग पार्ट है, वो भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट बॉडी पर। नेक्स्ट बॉडी इज साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। सो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी काफी इजी है, ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और ये लोकेटेड है इंडिया में। फाइन, ये इंडिया में लोकेटेड है और ये इंडिया में अपने डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स भी देते हैं। और इन डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स की इनकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम है जिस तरह बाकी किसी भी नेशनल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की होती है इंडिया में। क्लियर? सो इसलिए यहां पर कहा गया है इट इज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि ये इंडिया में लोकेटेड है। डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स अवॉर्डेड बाय साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज आर एट पार विद रिस्पेक्टिव डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स, यानी कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की जो डिग्री और सर्टिफिकेट्स हैं उनकी वैल्यू भी इक्वल है उन दूसरे यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस की तरह जो इंडिया में रन हो रहे हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट बॉडी। नेक्स्ट इज साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं सारसो। और इसके साथ मैं इसको रीड करूंगी और हम इसका एम पढ़ेंगे। सबसे पहले इट सेज साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसको एस्टैब्लिश करा गया था टू अचीव एंड एनहांस कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग सार्क मेंबर स्टेट्स। यानी कि सार्क के अभी हमने पढ़ा था 8 मेंबर्स हैं, इन 8 मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन और साथ में कोऑपरेशन मेंटेन करवाना सार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके लिए उन्होंने एक अलग से बॉडी को भी बनाया है जो है साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इनका मेन एम ही है कि इनको देखना है कि सार्क के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सब में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन मेंटेन रहे। साथ ही में यहाँ पे जो असेसमेंट्स हो वो सारी सेम वे में हो, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। साथ में इन सारे 8 मेंबर्स में हार्मनी भी मेंटेन करना इस बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इसलिए यहां पर लिखा है इट वॉज इस्टेब्लिश्ड टू अचीव एंड एनहांस कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग सार्क मेंबर स्टेट्स in the fields of standardization and conformity assessment and is aimed to develop harmonized standards. Harmonized मतलब again the relation between जो ये 8 members के बीच में जो relation है वो peaceful होना चाहिए, harmony maintained होनी चाहिए, for the region to facilitate intra-regional trade and to have access in global market। यानी कि इस हार्मनी को मेंटेन करने का भी जो पर्पस है वो ये है कि इन कंट्रीज का जो ट्रेड है वो चलता रहे, इनफैक्ट वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता रहे। और अगर ऐसा होगा तो ग्लोबल मार्केट में इन सारे मेंबर्स को काफी अच्छे अमाउंट का एक्सेस अवेलेबल हो जाएगा। सो इस एम के साथ साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इस चीज पर फोकस करता है कि ये 8 मेंबर्स के बीच में हार्मनी मेंटेन रहे, जिससे कि अल्टीमेटली ट्रेड के लेवल्स बढ़े और ग्लोबल मार्केट में ये लोग भी एक्सपैंड कर पाए। क्लियर?
इसी के साथ मैं आपको एक और पॉइंट मेंशन करके बता देती हूँ कि साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटेरिएट है वो लोकेटेड है ढाका में, विच इज इन बांग्लादेश। ठीक है, सो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ दैट हम ये ऑर्गेनाइजेशन कवर कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बॉडी पर। नेक्स्ट है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इनका क्या रोल है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज लिखी है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और साथ ही में हम ये भी मेंशन करेंगे कि इट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे। एंड आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है कि एक प्राइवेट प्रोसेस से हम ये देखते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं तो उसको सेटल करवाया जाएगा किसी एक्सटर्नल पार्टी के थ्रू, चाहे वो कोई एक इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो। इसलिए यहाँ पर लिखा है इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क और फोरम within the region for fair and efficient settlement of commercial, industrial, ट्रेड, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एंड अदर सच डिस्प्यूट्स। यानी कि जब हम सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्यूट्स तो सेटल हो रहे हैं, पर आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि कौन से एरियाज के हैं। तो यहाँ पर मेंशन करा है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ट्रेड, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। इन सारे एरियाज पर ये बॉडी फोकस करती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि ये डिस्प्यूट्स को तो सेटल करवाएंगे ही, पर इन डिस्प्यूट्स की सेटलमेंट होगी एक लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू। और क्योंकि यहाँ पे लीगैलिटीज इन्वॉल्व है इसलिए इसको कहा जा रहा है इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, ठीक है। और यहां पर जिन डिस्प्यूट्स की बात हो रही है दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट टू द मेंबर स्टेट्स ऑफ सार्क। क्लियर? तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और साथ ही में मैं यहाँ पर एक और पॉइंट भी मेंशन कर देती हूँ कि ये जो सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल है इनका ऑफिस लोकेटेड है पाकिस्तान में। ठीक है, सो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सार्क एंड इट्स इंपॉर्टेंट। अब हमें पता है सार्क में 8 मेंबर कंट्रीज हैं, करेक्ट। इसीलिए हमने यहां पर ये भी मेंशन कर दिया सार्क कंप्राइजेस ऑफ 3% ऑफ वर्ल्ड एरिया। यानी कि अगर इन कंट्रीज के एरिया को ऐड किया जाए तो वो होता है 3% ऑफ वर्ल्ड एरिया। साथ में अगर इनकी पॉपुलेशन को एड अप कर दें तो वो बन जाएगा 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो हम कह सकते हैं एक तरह से सार्क कंप्राइजेस ऑफ 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टोटल वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है उसका 21% सार्क के अंडर आता है इन द फॉर्म ऑफ दीज मेंबर कंट्रीज। साथ में हम लिख सकते हैं एंड 3.8% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। सो यहाँ पर हम जो भी इन परसेंटेजेस की बात कर रहे हैं दिस इज इंटायरली इन रिस्पेक्ट टू द 8 मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क। साथ में यहाँ पर मेंशन करा है नेक्स्ट पॉइंट दैट इज क्रिएटिंग सिनर्जीज। सो सार्क के इंपॉर्टेंस में एक पॉइंट आ रहा है क्रिएटिंग सिनर्जीज, यानी कि यहाँ पर मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स को इकट्ठा किया गया है। ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फर्टाइल एरियाज भी हैं, और साथ ही में जो सारे कंट्रीज मेंबर्स हैं सार्क के उनके प्रॉब्लम्स या हम कह सकते हैं उनके इकोनॉमी के जो इश्यूज हैं वो भी काफी सिमिलर हैं। और जब ऐसा होगा तो इन सारे मेंबर कंट्रीज के लिए जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे जाएंगे या जो सॉल्यूशंस सार्क को निकालने पड़ेंगे इनकी प्रॉब्लम्स के लिए वो भी सारे कॉमन होंगे। इसीलिए यहाँ पर वर्ड लिखा है क्रिएटिंग सिनर्जीज, यानी कि ये एक ही तरह से मूव होंगे। इनकी जो प्रॉब्लम्स है यानी कि इनकी जो वीकनेसेस हैं वो कॉमन है, और इसलिए इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो भी कॉमन रहेंगे।
So it says it is the world's most densely populated region and one of the most fertile areas. SAARC countries have common tradition, dress, food, culture and political aspects, thereby synergizing their actions. यानी कि इनके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के साथ साथ इनके जो ट्रेड्स हैं या कह सकते हैं इनके जो ट्रेडिशंस हैं या वे ऑफ लिविंग है वो भी काफी ज्यादा कॉमन है या हम कह सकते हैं काफी ज्यादा सिमिलर है. इस वजह से इनकी जो फंक्शनिंग होती है वो भी सिमिलर होती है. क्लियर. एंड इस वजह से यहाँ पर लिखा है देयर बाय सिनर्जाइजिंग देयर एक्शंस. ये इसलिए लिखा है बिकॉज इन सबका जो बिहेवियर है या इनका जो सबका पॉइंट ऑफ एक्शन होता है वो सेम रहता है. इस वजह से सिनर्जाइजिंग मतलब पुटिंग इट ऑल टुगेदर. तो ये इनमें कॉमन पॉइंट है इन सारे 8 कंट्रीज में जो सार्क के मेंबर्स हैं कि ये सब लोग सिमिलर हैं. सारे कंट्रीज सिमिलर हैं, चाहे उनकी कल्चर की बात हो, फूड या ड्रेसिंग सेंस की बात हो, ये काफी ज्यादा सिमिलर है. तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स करे हैं. एक, सारे मेंबर कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि सार्क में 3% ऑफ वर्ल्ड एरिया इंक्लूड होता है. साथ ही में टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से 21% की पॉपुलेशन सार्क के अंडर आती है एंड ग्लोबल इकोनॉमी में से 3.8% की प्रोसीडिंग्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड होती है. साथ ही में नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा है सारे कंट्रीज काफी सिमिलर हैं, इसीलिए यहाँ पर एक सिनर्जाइज्ड वे में एक्शंस लिए जाते हैं और इनकी प्रॉब्लम्स के भी कॉमन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे जाते हैं. अब मैं आपको क्विकली रीड करके बताती हूँ कि इनके कॉमन प्रॉब्लम्स होते क्या है एक्चुअल में और उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं. इट सेज ऑल द सार्क कंट्रीज हैव कॉमन प्रॉब्लम्स. इनकी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं पॉवर्टी, illiteracy, malnutrition, natural disasters, internal conflicts, industrial and technological backwardness, low GDP, poor socioeconomic conditions and uplifting their standards. इनका एक एम है, सार्क का एम है कि इन सारी प्रॉब्लम्स के होने के बाद भी सार्क को फोकस करना है इन मेंबर कंट्रीज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपलिफ्ट करने के लिए. यानी कि इन कंट्रीज में पॉवर्टी है यानी कि लोगों की इनकम का लेवल बहुत कम है जिसकी वजह से इलिटरेसी का लेवल बहुत हाई है बिकॉज लोगों के पास एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है. सेम रीजन की वजह से मैल न्यूट्रिशन है, लोगों के पास इतने इनफ फंड्स नहीं है, इतनी इनफ इनकम नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर नेसेसिटीज या प्रॉपर 2 टाइम की मील ले पाए. साथ में यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स की सिचुएशन भी प्रिवेल करती है. इंटरनली भी इन इकोनॉमीज में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एंड क्योंकि ये ओवरऑल ऐसे इकोनॉमीज हैं जो अभी डेवलपिंग है, इसमें काफी सारे इश्यूज ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, इसलिए टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस भी है बिकॉज ये पूरी तरह से डेवलप नहीं है. इनके जीडीपी के लेवल्स भी लो हैं और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी काफी पुअर है. इसीलिए यहाँ पर एक जरूरत है कि सार्क इनकी इन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे यानी कि इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे और फोकस करे इनकी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने में. इसीलिए आप देख सकते हैं कि सार्क के जब सारे मेंबर कंट्रीज के प्रॉब्लम सेम है तो सार्क को भी एक ही तरह से काम करना है जिससे कि इन सारी मेंबर कंट्रीज की प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व हो जाए. इसलिए यहाँ पर लिखा है इन सबके कॉमन सॉल्यूशंस हैं. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट में आता है सार्क अचीवमेंट्स. सार्क अचीवमेंट्स में फर्स्ट पॉइंट है फ्री ट्रेड एरिया दैट इज एफटीए. सो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ फ्री ट्रेड it is a free trade area of a group of countries यानी कि एक फ्री ट्रेड एरिया होता है जहां पर अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं और इनके आपस के ट्रेड में बहुत कम या फिर कोई भी बैरियर नहीं होता है. यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज होते हैं जो कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे बट एट द सेम टाइम वहां पर कोई भी तरह का बैरियर नहीं रखा जाएगा. सो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एफटीए एक फ्री ट्रेड एरिया है जहां पर ग्रुप ऑफ कंट्रीज होते हैं विद नो और फ्यू बैरियर्स ऑफ ट्रेड. और ये जो बैरियर्स होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ
they are in the form of tariffs or quotas बिटवीन ईच अदर। यानी कि अगर यूजुअली ये कंट्रीज ट्रेड करें एक दूसरे के साथ तो ये टैरिफ और कोटास को इम्पोज करेंगे, पर क्योंकि ये फ्री ट्रेड एरिया के अंडर है इसलिए ये एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हुए इन बैरियर्स को एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि इन बैरियर्स को इंक्लूड नहीं करते। इसका जो बेनिफिट है या फिर इसका जो कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट है वो ये है, इसकी वजह से जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए यहां पर मैं लिख रही हूं इन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अमंग अमंग मेंबर कंट्रीज, अमंग मेंबर कंट्रीज। और साथ ही में हम ये भी लिख सकते हैं कि अब जब ये सारे कंट्रीज एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करेंगे, दिस विल लीड टू हायर लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन। इससे हर एक पर्टिकुलर कंट्री की स्पेशलाइजेशन हो जाएगी उस एरिया में जहां पर इनके पास एडवांटेज है, या फिर जो भी चीज बनाने में, जो भी प्रोडक्ट्स बनाने में ये लोग ज्यादा एफिशिएंट है उस एरिया में इनकी स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी। So over here I'm going to write this will lead to higher levels of specialization in respective comparative advantage. So comparative advantage मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। For example, दो कंट्रीज हैं जो आपस में डील कर रहे हैं, करेक्ट, कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए किसी एक पर्टिकुलर गुड को बनाने में बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। इस गुड का नाम हम रख देते हैं एम, ठीक है, ये एम गुड बनाने में बहुत एफिशिएंट है। और कंट्री बी प्रोड्यूस करता है गुड एन। अब यहाँ पर अगर ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ डील करेंगे तो ये अपने गुड्स किसी और कंट्री को सेल कर रहे हैं ना, और अगर इनका ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा तो ए ज्यादा से ज्यादा गुड एम प्रोड्यूस करेगा और बी ज्यादा से ज्यादा गुड एन प्रोड्यूस करेगा। यानी कि ये रिस्पेक्टिव कंट्रीज जो भी गुड बनाने में ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा अच्छे से कम कॉस्ट के साथ ये लोग जो भी गुड्स बना पाएंगे, अब उनकी प्रोडक्शन के लेवल्स बढ़ जाएंगे। जब वो इन गुड्स को बहुत हायर लेवल पर प्रोड्यूस करेंगे तो उससे इस एरिया में इनकी स्पेशलाइजेशन भी बढ़ जाएगी। सो कंपैरेटिव एडवांटेज होता है, जैसे इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, कोई और कंट्री हो सकता है जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग हो बट एग्रीकल्चर में स्ट्रांग ना हो। तो क्योंकि इंडिया में हम एग्रीकल्चर में बहुत स्ट्रांग है तो हमारे पास ये कंपैरेटिव एडवांटेज है दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में, बिकॉज हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और वो अगर टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो हो सकता है वो बहुत बेटर टेक्नोलॉजी बना सकते हो। तो इसीलिए ये होती है कंपैरेटिव एडवांटेज, जब आप किसी और कंट्री के साथ कंपेयर करके देखते हो कि आप कौन से प्रोडक्ट्स बनाने में ज्यादा एफिशिएंट हो। सो अब हम इसको रीड करते हैं। इट सेज SAARC is comparatively a new organization in the global arena. The member countries have established a free trade area. मैं फिर से आपको बता रही हूँ, free trade area is free of barriers. यहाँ पर बिल्कुल भी कोई बैरियर्स नहीं होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम अमाउंट के बैरियर्स यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फ्री बैरियर्स, सॉरी फ्री ऑफ बैरियर्स, ठीक है, which will increase their internal trade, इसकी वजह से इनका ट्रेड एक दूसरे के साथ बढ़ जाएगा, and lessen the trade gap of some states considerably। यानी कि जिन स्टेट्स या फिर जिन कंट्रीज का ट्रेड कम था अब वो भी बेटर हो जाएगा, तो इसलिए इनका जो ट्रेडिंग डिफरेंस था वो अब कम होने लग जाएगा, बिकॉज इनके ट्रेड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। आई होप आपको ये फ्री ट्रेड एरिया समझ आया होगा। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज साउथ एशियन preferential trading agreement for promoting trade amongst the member countries and it came into effect in 1995। यानी कि बेसिकली साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट का मोटिव क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इनका ऑब्जेक्टिव है टू promote and sustain mutual trade and the economic cooperation among the member states
among the member states through exchange of ट्रेड कंसेशंस, यानी कि साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट इस चीज पर फोकस करता है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और एक दूसरे के साथ अपने ट्रेड के लेवल्स को इंक्रीज करें बाय प्रोवाइडिंग कंसेशंस। यानी कि यहाँ पर वो चाहते हैं कि सारे मेंबर कंट्रीज एक दूसरे को कंसेशन दें और इसकी वजह से अपने ट्रेड को एक दूसरे के साथ और ज्यादा प्रमोट करें, यानी कि और ज्यादा बढ़ाएं और इसको लॉन्ग टर्म में भी ऐसे ही रखें। इसलिए यहाँ पर लिखा है प्रोमोट एंड सस्टेन, यानी कि इसको बढ़ाना और फिर उस लेवल पर मेंटेन भी करना चाहिए। और ये क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा कि मेंबर कंट्रीज एक दूसरे के साथ ही ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे? ऐसा तब होगा जब उनको कंसेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। सो ये ऑब्जेक्टिव था साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट का, इसलिए यहाँ पर वर्ड लिखा है ना प्रेफरेंशियल, बिकॉज ये यहाँ पर प्रेफर्ड चीज है कि मेंबर कंट्रीज ही आपस में ट्रेड करें विद लेसर अमाउंट ऑफ बैरियर्स या फिर लेसर अमाउंट ऑफ टैरिफ्स। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है साफ्टा। ओके, साफ्टा का यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव मेंशन करती हूँ सबसे पहले कि इसको फॉर्म क्यों करा गया था। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट वॉज टू स्ट्रेंथन इंट्रा सार्क इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि इंट्रा सार्क इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर फोकस किया जा रहा था और एट द सेम टाइम हम यहाँ पर लिखेंगे टू मैक्सिमाइज the realization of the region's potential, यानी कि यहां पर बेसिकली potential for trade and development of their people। सो बेसिकली यहाँ पर वो ये चाहते हैं कि ट्रेडिंग इस तरह से हो कि इकोनॉमिकली कोऑपरेशन मेंटेन रहे अलग अलग कंट्रीज के बीच में, साथ ही में हर एक कंट्री आइडेंटिफाई करे कि किसी दूसरे रीजन का ग्रोथ पोटेंशियल कितना है या ट्रेडिंग पोटेंशियल कितना है और उस हिसाब से वो अपनी डीलिंग्स को आगे कंटिन्यू करे। तो जैसे कि मैंने आपको कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में बताया था, उसी तरह यहाँ पर भी अगर हम इस चीज को रियलाइज कर लेंगे कि कोई भी दूसरी कंट्री की अपनी एक कंपैरेटिव एडवांटेज है तो हम उनके साथ उन लाइंस पर डील कर सकते हैं। एंड इफ वी ऑल एक्सेप्ट, अगर ये सारे कंट्रीज एक्सेप्ट कर लेंगे कि हर एक कंट्री की अपनी खुद की कंपैरेटिव एडवांटेज है तो कोऑपरेशन मेंटेन रहेगा, किसी तरह के डिस्प्यूट्स यहाँ पर नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि कोऑपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना था, और स्ट्रॉन्ग किस तरह करना था? बाय मेकिंग देम रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ द अदर कंट्रीज इज वेल। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके साथ साफ्टा का फुल फॉर्म भी मेंशन कर देती हूँ आपके लिए। ये है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर लिखा है अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कन्फाइंड टू गुड्स। अब देखिए ये आप बिल्कुल मत भूलना, साफ्टा कन्फाइंड है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ गुड्स के बारे में बात होती है, यहाँ पर सर्विस इंक्लूड नहीं की जाती है। तो आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए। इट सेज साफ्टा अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कन्फाइंड टू गुड्स बट एक्सक्लूडिंग ऑल सर्विसेज, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह की सर्विस को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अग्रीमेंट वॉज साइंड टू रिड्यूस कस्टम ड्यूटीज, जैसे कि यहाँ पे कोऑपरेशन को प्रमोट करने की बात हो रही है तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज को कम करना इनका एक मोटिव था और ये चाहते थे कि 2016 तक ये जो टारगेट है या जो कस्टम ड्यूटीज हैं वो जीरो हो जाए। क्लियर? सो अभी तक हमने ये दोनों पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट एंड साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। अब हम चलते हैं आगे। इट सेज सार्क अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। अब यहाँ पर हम सर्विसेज के बारे में बात करेंगे एंड इसका शॉर्ट फॉर्म है SATIS, और यहाँ पर भी
मैं पहले आपको इसका ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं provides for intra-regional investments, ट्रेड लिबरलाइजेशंस, यानी कि ट्रेड को और ज्यादा रिलैक्स्ड और इजी बनाना, ट्रेड लिबरलाइजेशन इन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या मेंशन है, वर्ड ट्रेड इन सर्विसेज, इसलिए ये सारी चीजें होंगी सर्विस सेक्टर में। जैसे कि हमने देखा था लास्ट पॉइंट में हर चीज कन्फाइंड थी गुड्स के लिए, उसी तरह यहाँ पर लिखा है सार्क अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, इसलिए यहाँ पर हर एक तरह का ट्रेड या फिर हर एक तरह का ऑब्जेक्टिव या फीचर इंक्लूड होएगा सर्विस सेक्टर के लिए, इसलिए यहाँ पर लिखा है provides intra-regional investments and trade liberalizations for the service sector. Clear? So it says SATIS is following the GATS plus positive list approach for trade and service liberalization. तो यहाँ पर सर्विसेज के ट्रेड में लिबरलाइजेशन पर भी फोकस कर रहे हैं, साथ ही में इस सर्विस सेक्टर के सारे एग्रीमेंट्स को भी यहाँ पर इंक्लूड करके कोऑपरेशन मेंटेन कर रहे हैं। लास्ट इज सार्क यूनिवर्सिटी, सो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, एस्टैब्लिश अ सार्क यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि एक सार्क यूनिवर्सिटी इंडिया में ऑलरेडी है, साथ ही में एक फूड बैंक और एक एनर्जी रिजर्व भी है जो लोकेटेड है पाकिस्तान में। सो ये भी आपको पता होने चाहिए, आपके नॉलेज के लिए एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट इज कि सार्क के क्या बेनिफिट्स थे इंडिया के लिए। सो जैसे कि अभी मैंने सार्क के सारे मेंबर कंट्रीज नेम करे थे, 8 मेंबर कंट्रीज थे। सो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आता है नेबरहुड फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज इन्वॉल्व है, ये हमारी फर्स्ट एडवांटेज है, बिकॉज उनके साथ हम कोऑपरेशन मेंटेन करेंगे, फिर उनके साथ हमारी ट्रेडिंग्स बेटर होंगी, तो इंडिया के लिए भी इजी रहेगा। साथ ही में यहाँ पर मेंशन करा है जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस टर्म का मतलब क्या है। जियो स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जिसकी जरूरत है, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जिसकी जरूरत है जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के साथ डील करने में। सो इसलिए मैं यहां पर लिख रही हूं रिलेटिंग टू स्ट्रैटेजीज रिक्वायर्ड इन डीलिंग विद जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। और जियोपॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, जियोपॉलिटिकल मींस रिलेटिंग टू पॉलिटिक्स, सो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर किसी तरह के इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उनको भी हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से, यानी कि किसी और कंट्री की लोकेशन की वजह से भी हम अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारे लिए एक एडवांटेज है कि इंडिया के सारे नेबरिंग कंट्रीज सार्क के मेंबर्स है, ऑलमोस्ट लाइक ऑल द नेबरिंग कंट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट सेज जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पर मैंने आपको जियो स्ट्रैटेजिक का मतलब बताया है, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के साथ डील करने में काम आते हैं, और जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पर यहाँ पे वर्ड लिखा है ना जियो, तो ये प्रॉब्लम्स इसलिए आए हैं बिकॉज ये किसी एक कंट्री के जियोग्राफिकल लोकेशन या किसी जियोग्राफिकल फैक्टर की वजह से हो रहा है। सो इसलिए यहाँ पर लिखा है कैन काउंटर चाइना OBOR initiative through engaging Nepal, Bhutan, the Maldives, Sri Lanka in development process and economic cooperation, यानी कि अब अगर चाइना के साथ या चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका के साथ मिलकर इस चीज को और बेटर वे में कर सकता है बाय प्रोमोटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट सेज रीजनल स्टेबिलिटी, यानी कि सार्क हेल्प कर सकता है इस रीजन में, अपने रीजन में म्यूचुअल ट्रस्ट और पीस को भी क्रिएट करने में। साथ ही में लिखा है ग्लोबल लीडरशिप रोल, यानी कि सार्क एक तरह से लीडरशिप क्वालिटीज यहाँ पर दिखाएगा बिकॉज वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है इस रीजन में पीसफुल ऑपरेशंस और पीसफुल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए। साथ में नेक्स्ट पॉइंट है गेम चेंजर
फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सो यहाँ पर सारे साउथ एशियन कंट्रीज, यहाँ पे सारे साउथ एशियन कंट्रीज को एक साथ हम कह सकते हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पर लिखा है बाय लिंकिंग साउथ एशियन इकोनॉमीज विद साउथ ईस्ट एशियन will bring further economic integration and prosperity to India mainly in the service sector। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है साउथ एशियन कंट्रीज का, इससे इंडिया का फायदा होएगा उनके सर्विस सेक्टर में। ठीक है, सो एक बारी मैं ये पॉइंट्स आपके लिए रीड कर देती हूँ। इट सेज regional stability, SAARC can help in creation of mutual trust and peace within the region. Global leadership role, it offers India a platform to showcase its leadership in the region by taking up extra responsibilities. And last point है यहाँ पर game changer for India's Act East policy. By linking South Asian economies with Southeast Asian, we will bring more economic integration and prosperity to India with mainly service sector। यानी कि इंडिया के सर्विस सेक्टर में बेनिफिट्स होंगे और ये बेनिफिट्स क्यों हो रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर साउथ एशियन और साथ में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एक साथ आकर काम कर रहे हैं। क्लियर? सो यहाँ पे इकोनॉमिकली इसका भी इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ेगा। नेक्स्ट कम्स द चैलेंजेस, यानी कि साथ में ऐसे क्या क्या चैलेंजेस थे जो उन्होंने फेस करे। फर्स्ट है लो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा एंगेजमेंट इन्वॉल्व होती है इनके सारे मेंबर स्टेट्स के बीच में, इसी वजह से इनके जो मीटिंग्स थे उसके लिए लिखा है कि उनको कंडक्ट करवाना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसलिए यहाँ पर लिखा है मोर एंगेजमेंट इज रिक्वायर्ड बाय मेंबर स्टेट्स एंड इंस्टेड ऑफ मीटिंग बाइनियल मीटिंग शुड बी हेल्ड एनुअली। यानी कि एक्चुअल में फिजिकली मिलकर मीटिंग करने की जगह वो कह रहे हैं कि आपको मे बी किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑल के थ्रू करना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज बहुत ज्यादा एंगेजमेंट की जरूरत होती है और उसकी वजह से मीटिंग्स कंडक्ट नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रॉड एरिया ऑफ कोऑपरेशन। देखो आप यहाँ पर 8 मेंबर कंट्रीज के कोऑपरेशन की बात कर रहे हो जो खुद में काफी बड़े हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि यहाँ पर इन कंट्रीज की पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड की 21% ऑफ द पॉपुलेशन भी है। यानी कि ये कंट्रीज आप खुद में ही काफी ज्यादा बड़ी हैं और इनसे कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करना या कोऑपरेशन को यहाँ पर पूरी तरह से मेंटेन करके रखना एक काफी डिफिकल्ट टास्क है। और ऐसा इसलिए है because it says broad area of cooperation leads to diversion of energy and resources। इस चीज के लिए या फिर कोऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज भी लगते हैं और उनको डाइवर्ट करना पड़ेगा इन सारे के सारे मेंबर कंट्रीज में। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशंस इन साफ्टा। जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा था, साफ्टा में जितने भी ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं सिर्फ गुड्स के लिए, यानी कि वहां पर सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये एक लिमिटेशन है साफ्टा की। इसलिए यहाँ पर लिखा है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साफ्टा हैज नॉट बीन सैटिस्फैक्टरी, अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कन्फाइंड टू गुड्स एक्सक्लूडिंग ऑल सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो क्योंकि ये सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं इसलिए वो कह रहे हैं कि ये काफी ज्यादा सैटिस्फैक्टरी नहीं रहा था। लास्ट पॉइंट है इंडो पाकिस्तान रिलेशंस। सो एस्केलेटेड टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं उसकी वजह से भी सार्क के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना मुश्किल हो गया था और सार्क के जो प्रोस्पेक्ट्स थे वो हैम्पर हो रहे थे, वो इफेक्ट हो रहे थे, बिकॉज ये दोनों ही कंट्रीज सार्क के मेंबर्स थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सार्क। आज हमने इसके पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है। दिस इज कंप्लीटली डन। साथ ही में मैंने कुछ वीडियोस इंट्रोड्यूस करी हैं जहां पर वर्ल्ड बैंक, IMF के बारे में बात करी गई है। सो अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है, इन क्लासेस को अटेंड नहीं करा है, तो आप जरूर इन क्लासेस को अटेंड करें एंड ये आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रहेगा। और साथ ही मैं आप सब लोगों को अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में ब्रीफ कर चुकी हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप जरूर इस सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
सो नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपकी स्क्रीन पर ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आपको हमारे क्लासेस के सारे नोटिफिकेशंस मिले। साथ ही में जितने भी स्टूडेंट्स सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हैं, मेरा रेफरल कोड यूज करना ना भूलें। मेरा रेफरल कोड है सोनल10। इसको यूज करने से आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर। सो आई होप दिस क्लास वाज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। इस क्लास में हमने कवर करा है साक, और आज 6 o'clock इवनिंग में मैं एक और क्लास इंट्रोड्यूस करूंगी ऑन द टॉपिक ऑफ एशियन, तो आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं। और इसके बाद 9 o'clock एक एमसीक्यूज की क्लास भी मैं लेकर आऊंगी, तो आप जरूर इस एमसीक्यू की क्लास को अटेंड करें। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेनिफिशियल रहेगा और हम लोग काफी एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे। सो आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही थी। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।